नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं एक बहुत ही नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस लेक्चर में मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सांख्यिकी फर्स्ट के बारे में, कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंस और टेबुलेशन होता क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, क्लासिफिकेशन टेबुलेशन में क्या डिफरेंस पैदा होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं टेबल के प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की डेफिनेशन से। स्टैटिस्टिक्स, वैसे छोटी क्लास में आपने सांख्यिकी पढ़े होंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए प्रिपेयर किया है, इस लेक्चर को मैंने इसलिए प्रिपेयर किया है क्योंकि यहाँ से किसी गवर्नमेंट बोर्ड में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है। जैसे डेफिनेशन के बारे में पूछ देते हैं, फंक्शन पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंस पूछ देते हैं। और इसमें मैंने एक और कंटेंट शामिल किया है जिसको बोलते हैं टेबुलेशन या सारणीयन। इससे भी संबंधित सवाल पूछते हैं। सारणीयन से आप क्या समझते हैं, वर्गीकरण सारणीयन में अंतर क्या होता है, ठीक है, क्या क्या उस सारणी के भाग हो सकते हैं, ठीक है, इत्यादि प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं या क्या क्या प्रकार होते हैं, ऐसे सवाल पूछा जाता है। इसलिए मैंने इस वीडियो को खास करके स्पेशल डिमांड पर मैंने प्रिपेयर किया है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, आगे वीडियो शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट का ये फर्स्ट वीडियो, डेफिनेशन में मैं पहले जा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। इसका हिंदी रूपांतरण होता है सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। आप लोग इस शब्द की उत्पत्ति अलग अलग भाषा में अलग अलग लोगों ने दिए हैं। जैसे अलग अलग भाषा में अलग अलग है। जैसे जो लैटिन लैंग्वेज है, इस लैटिन लैंग्वेज में इसको स्टेटस से लिया गया है। जो इटालियन लैंग्वेज, इटालियन इंडिया से मत समझिएगा, इटालियन जो लैंग्वेज है उसमें स्टैटिस्टा से लिया गया है, स्टैटिस्टा से लिया गया है, ठीक है ना। और जो जर्मन जो लैंग्वेज आता है वहाँ पर स्टैटिस्टिक, उसके स्पेलिंग देखिए, स्टैटिस्टिक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। समझ में आया ना। और राजनीतिक जो राज्य है, पॉलिटिकल स्टेट है, सभी राज्यों में इन शब्दों का प्रयोग और अर्थ से होता है। इसका मतलब सभी पॉलिटिकल स्टेट में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं या किया जाता है। सांख्यिकी का राज्य से बहुत गहरा संबंध होता है। स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम शेक्सपियर नामक एक प्रसिद्ध नाटक, आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध नाटककार था, फेमस नाटककार था, ठीक है, आप जानते होंगे विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक हैमलेट में इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? स्टैटिस्ट का प्रयोग किया था। याद रखेंगे, स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर नामक साइंटिस्ट ने किया था। विलियम शेक्सपियर नामक साइंटिस्ट ने स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग किया था अपने नाटक हैमलेट में। जॉन मिल्टन ने भी अपने जो पैराडाइज रीगेन लिखा था उसमें भी स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। 1749 में जर्मन एक विद्वान था गॉटफ्राइड एकेनवॉल, इन्होंने भी इस शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता माना गया है। जर्मन विद्वान सबसे पहले इस शब्द स्टैटिस्टिक शब्द का प्रयोग एक जर्मन साइंटिस्ट, क्या नाम था? गॉटफ्राइड एकेनवॉल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए इसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक युग में सांख्यिकी को विकसित करने और उसको महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय प्रोफेसर बोडिंगटन, डॉक्टर बाउले, प्रोफेसर यूले फिशर, प्रोफेसर महाल नेविस नामक साइंटिस्ट को जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल हिस्ट्री जो आपको जानना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ इसके डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और टेबुलेशन के बारे में। डेफिनेशन में जाएंगे तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं, लेकिन सबका सारांश लगभग एक ही है। कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिए है W.I. किंग के अनुसार। मैंने पहले से राइट कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा टाइम ना ले।
तो WI किंग ने बताया था, या इसके अनुसार कह सकते हैं आप, गणना या अनुमानों के संकलन के विश्लेषण द्वारा, मतलब जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं, जो भी अनुमान आप लगाते हैं, उसको पहले संकलित कर लिया जाता है, उसका विश्लेषण कर लिया जाता है। विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है, परिणामों में सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। मतलब आपने कोई गणना किया, कोई अनुमान लगाया है, उसका संकलन, संग्रहण करेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उससे जो परिणाम प्राप्त होगा उसके बेस पे, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सामाजिक घटनाओं पर हो, सब पर निर्णय करने की एक विधि बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सांख्यिकी विज्ञान। तो ये WI किंग ने ऐसा बताया, ठीक है ना। इसमें लाविट ने भी अपनी बात रखे थे। सांख्यिकी तथ्यों की व्याख्या, विवरण एवं तुलना करने के लिए सांख्यिकी तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण एवं सारणियों से संबंध रखने वाला विज्ञान है। कहने का मतलब यह होता है कि सांख्यिकी तथ्यों की व्याख्या, अब देखो ये बहुत बड़ी गूढ़ तथ्य हो गया, सांख्यिकी तथ्यों की व्याख्या, विवरण एवं तुलना करने के लिए सांख्यिकी तथ्यों के संकलन, मतलब कोई कंपेयर करना है आपको, कोई डिस्क्रिप्शन देना, विवरण देना है आपको, डिटेल बताना है आपको, तो उसके लिए सांख्यिकी तत्वों का पहले संकलन करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं या उसका टैबुलेशन करते हैं। ये एक विज्ञान है जो सांख्यिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें और आता है, क्रॉक्स्टन और काउडेन ने भी बताया था, इसमें उसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ। क्रॉक्स्टन और काउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आगे जा रहा हूँ। सांख्यिकी फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी के क्या कार्य होते हैं। आप समझ गए होंगे कि सांख्यिकी का दिन प्रतिदिन लोगों के लिए महत्व बढ़ते जा रहा है, उनके व्यवहार में शामिल हो गई है। इनकी बढ़ती उपयोगिता के कारण कई कार्यों को संपन्न कर सकती है। तो फंक्शन में क्या क्या आएगा, तो आप समझ लीजिए कि सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है। मतलब ये किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाइड कर देती है, किसी भी जटिलता को, कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाइड में कन्वर्ट कर देती है। तथ्यों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। जितने भी प्रकार के आंकड़े आते हैं, जो फैक्ट आते हैं, उसको यह नंबर में कन्वर्ट कर देता है। व्यक्ति के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है। सीधी सी बात है, नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है उसमें ये ग्रो करता है। नीति निर्धारण में सहायक होता है। कई प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, उसमें सहायक होता है। एक ही जगह सारी चीज़ आ जाते हैं इसमें। इस तथ्य को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत, किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को या कंपेरेटिव ये लोगों के सामने लाकर रखता है। मतलब एक टेबल में, एक शीट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस तथ्यों के आपसी संबंधों को स्थापित करता है। मतलब जो फैक्ट हुआ रहेगा, जो चीज़ें आपके सामने घटित होती रहेंगी, उसके साथ आपसी रिलेशन को ये दर्शाता है। सांख्यिकी की विधियों के द्वारा विज्ञान की कई प्रकार के नियम और सिद्धांत की परख कर सकते हैं आप, ठीक है। फैक्ट को संख्यात्मक रूप से अगर हम व्यक्त कर दें तो कई प्रकार की समस्या की गहनता या गंभीरता का आभास बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं कि क्या उसमें गंभीरता हुई होगी, क्या उसमें समस्या हुई होगी, ठीक है। सांख्यिकी के में भविष्य के लिए पूर्वानुमान या भविष्य की लिए भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे इसके फंक्शंस बन जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। ये सारे फंक्शन में आ गए। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, क्या क्या महत्व होता है, तो समझ लीजिए कि विज्ञान की एक शाखा का रूप ले चुका है ये सांख्यिकी। इसका उपयोग ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पर नहीं किया जाता होगा, चाहे गणित में हो, चाहे विज्ञान में हो, अर्थशास्त्र में हो, मनोविज्ञान में हो, शिक्षा शास्त्र हो, कृषि हो, सब जगह इसको उपयोग करते हैं। मतलब सार्वभौमिक ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका उपयोग यूनिवर्सल यूटिलिटी में किया जा रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस बनता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस इसमें हो सकता है, देखिए फटाफट मैं इसको डील आउट कर देता हूँ। एक होता है इन इकोनॉमिकल एरिया, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इसमें अर्थशास्त्र की उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि के लिए सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी रीति रिवाज का इसमें उपयोग किया जाता है। उपभोग संबंध से व्यक्तियों के जीवन स्तर, मांग की लोच इत्यादि का अध्ययन किया जाता है कि जीवन स्तर कैसा है, किस प्रकार के पदार्थों की मांग ज़्यादा है, ठीक है ना, किसका उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए इत्यादि। कई प्रकार के मूल्य निर्धारण, नीति का निर्धारण, आयात निर्यात की मात्रा का अध्ययन कर सकते हैं आप। इसे इनकम, इसे आप मजदूरी निकाल सकते हैं, लाभ और ब्याज लगान आदि का आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है रूरल मैनेजमेंट में
रूरल मैनेजमेंट में, रूरल शासन प्रबंधन में कैसे होता है कि शासन प्रबंधन में सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जनसंख्या, आप जानते हैं पॉपुलेशन, मैं कहूँ कि आप काउंटिंग करिए, जनसंख्या को गिन के बताइए, तो इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको सांख्यिकी बेस पे आपको एक शीट दे दे तो आप आसानी से जनसंख्या की गणना कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय, रेट ऑफ ग्रोथ, इन सब को आप आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं सांख्यिकी के द्वारा। जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मदों पर किए जाने वाले व्यय का भी निर्धारण कर सकते हैं। बजट निर्माण भी इसी प्रक्रिया से कर सकते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण में इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रतिवेदन रिपोर्ट देने में सांख्यिकी आधार के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। कई प्रकार के वेलफेयर एक्शंस होते हैं जिसमें आप सांख्यिकी के उपयोग से आप उसको सरल तरीके से आप समझा सकते हैं। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जो प्रयोग किए जाते हैं उसके आवश्यकताओं का अनुमान इस समंक के द्वारा लगाया जा सकता है, मतलब सांख्यिकी के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो ये हो गया रूरल मैनेजमेंट में, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो मिलेगा मैथमेटिकल एरिया में, मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स में क्या रोल है इसका, क्या भूमिका है, क्या महत्व बनता है। तो गणित की एक शाखा है, आप पढ़ते होंगे, जो आंकड़ों के विशिष्टीकरण प्राप्त करती है। मतलब जो आंकड़े आपके सामने रहता है, जो डेटा आपके सामने रहता है, उसमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त करता है। सांख्यिकी को एक प्रकार से गणित की शाखा मान ली गई है अब, या मानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए, कंट्रोल एंड रेगुलेशन के लिए, नियंत्रण कह सकते हैं आप लोग या नियोजन कह सकते हैं, रेगुलेशन के लिए, ठीक है। इसी को मैं लिखता हूँ प्लानिंग के लिए। नियोजन के क्षेत्र में अधिकांश राष्ट्र कई प्रकार के एक्टिविटीज चलाते हैं जो योजनाबद्ध प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो इसी प्रक्रिया से अपनाएंगे, सांख्यिकी प्रक्रिया से अपनाएंगे। नियोजन चाहे अल्प समय के लिए हो चाहे दीर्घ समय के लिए हो, ठीक है। जैसे भारत में 5 वर्षीय योजना इसी आधार पर बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉमर्स के क्षेत्र में। कॉमर्स के क्षेत्र में कैसे उपयोगी है ये, वाणिज्य के क्षेत्र में सांख्यिकी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे सांख्यिकी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। बैंक व्यवसाय में जाएं, बीमा व्यवसाय में जाएं, सट्टा व्यापार में जाएं, रेलवे, केंद्रीय बैंक की नीति आदि में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की बुद्धि की बात करें, उनकी प्रगति का मूल्यांकन की बात करें, उनकी रुचि की मूल्यांकन की बात करें, उनकी एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता, योग्यता की बात करें, सब में सांख्यिकी विधि के द्वारा आप उसका डेटा कलेक्शन करके रख सकते हैं और आप निश्चित रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है अब, ठीक है। मेंडल और लश की खोज जो थी, इसमें सबसे बढ़िया आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा मेंडल का। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था मेंडल से संबंधित, उसमें बताया था कि मेंडल की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यही था कि उन्होंने सांख्यिकी कैलकुलेशन करते थे, मतलब सांख्यिकी रूप से उनका कलेक्शन करके रखते थे। लेस ने भी कई खोजों और कई पशु प्रजनन के सिद्धांत को समझाए। कई प्रकार के संबंधित योजनाओं को बनाने में सांख्यिकी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब उसको वर्गीकृत करने का कार्य सांख्यिकी के माध्यम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इन साइंस एरिया, साइंस में क्या उपयोग है इसका, ठीक है। ये अपने आप में एक विज्ञान है, समझ सकते हैं, लेकिन ये गणित का एक भाग बन चुका है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र जैसे भौतिक शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, आप क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पढ़ते हैं, उसमें जितने भी प्रकार के शोध कार्य होते हैं, रिसर्च वगैरह होते हैं, उसमें सांख्यिकी का अपना ही एक अलग महत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब में उपयोगिता को देखते हुए हम कह सकते हैं यूनिवर्सल यूटिलिटी भी कह सकते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूनिवर्सल यूटिलिटी कह सकते हैं। सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता, यूनिवर्सल यूटिलिटी, ठीक है। सार्वभौमिक उपयोगिता है, मतलब सब जगह इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो समझ में आया ना। इसमें कास्टन और कॉर्डिन ने बताया था कि आजकल प्रयास का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सांख्यिकी रीतियाँ कम से कम और कभी कभी उपयोगी ना हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रकार में ये सांख्यिकी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सांख्यिकी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सॉरी कैमरा हिल गया।
ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इस वीडियो का सेकंड पार्ट में टेबुलेशन के बारे में, सारणियन के बारे में। सारणियन क्या होता है? जैसे सिंपली आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ आपके घर में जितने लोग हैं उनके आचार विचार व्यवहार के आधार पर, पसंद नापसंद के आधार पर एक कॉलम बनाइए, आप बना सकते हैं। लिखेंगे आप, क्रमांक लिखेंगे, सीरियल नंबर डालेंगे, उसके बाद में व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसके बाद में उनकी रुचि डालेंगे, किसी का कार्य करने की क्षमता डालेंगे, एजुकेशन डालेंगे, तो ऐसे एक टेबल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सारणियन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है? समंकों की खानों मतलब कॉलम्स और रोज के रूप में क्रमबद्ध व्यवस्था, मतलब ये हो गया ऐसे कॉलम, ये इस प्रकार के ऐसी व्यवस्था अगर आप कर दे तो ये कहलाएगा टेबुलेशन। ठीक है, अब टेबुलेशन एक टेबल ही मैं यहाँ पर ऐसा ड्रा कर देता हूँ, देखिए ये ऐसा टेबल बनता है। समझ में आया? तो ये टेबुलेशन हुआ, समझ में आया? इसके माध्यम से वर्गीकृत सामग्री को सरल रूप में आप आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। सारणियन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि संख्यात्मक तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे जो अध्ययन करने वाले हैं उसका ध्यान अपने आप महत्वपूर्ण सूचनाओं की ओर आकर्षित हो जाए। तो इसको परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। इसको परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं कि सारणियन संकलित और वर्गीकृत आंकड़ों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की क्रिया है जिसमें उन्हें तुलनीय बनाया जा सके और उनके लक्षणों को प्रदर्शित किया जा सके। सीधी सी बात ये कहें कि जो भी डाटा हमको मिलता है उसका संकलन करते हैं, जो आंकड़े को वर्गीकृत कर सकते हैं, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आप तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उनके विशेष लक्षण को आप आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एक बनता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब जो आंकड़े आपको मिलेंगे उसको सिंप्लिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, तुलना में सरलता ला देते हैं। सारणियन का उद्देश्य समंकों की क्रमबद्ध ढंग से रखकर तुलना करने में सरलता लाता है ये। ठीक है, दूसरा अगर उद्देश्य देखें हम इसका तो विशेषताओं को स्पष्टीकरण करने में, मतलब क्लैरिफिकेशन किसका? क्लैरिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, मतलब विशेषताओं का, क्वालिटीज़ का। समंक का उपयोग करके, सारणी का उपयोग करके आप उनकी विशेषताओं को प्रकट कर सकते हैं, जिससे समंक में सारी चीज़ें आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, मतलब उस सारणी में आपको दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिए ऑब्टेन आंसर इन वन प्लेस, ऑब्टेन आंसर बस लिख रहा हूँ मैं, ऑब्टेन आंसर इन वन प्लेस, मतलब एक ही स्थान पर आपको अगर रिजल्ट चाहिए, उत्तर चाहिए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये होती है ये मिनिमम प्लेस लेता है। क्या लेता है? मिनिमम प्लेस, मतलब न्यूनतम स्थान में अधिकतम और व्यवस्थित ढंग से समंकों को प्रस्तुत कर सकते हैं आप लोग, आंकड़ों को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वर्गीकरण और सारणियन सांख्यिकी आंकड़ों के प्रदर्शन की रीतियां हैं। संकलित समंकों को संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है, लेकिन दोनों ही रीतियों में कुछ आधारभूत लक्षण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं, उन्हें सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब वर्गीकरण व्यवहारिक दृष्टिकोण से सारणियन का आधार है ना। सारणी का आधार क्या है? वर्गीकरण, मतलब ये आधारभूत थोड़ा सा अंतर हो रहा है। वर्गीकरण में क्या करते हैं आप? वर्गीकृत कर रहे हैं आंकड़ों को, उसके बाद सारणी में उसको शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है ना। वर्गीकरण सांख्यिकीय विश्लेषण की एक रीति है, जबकि सारणियन क्या है? समंकों के प्रस्तुतिकरण की एक रीति है। वर्गीकरण में क्या करते हैं आप? सांख्यिकी या डेटा का या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो टेबुलेशन होती है उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं आप, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उसमें। वर्गीकरण में समंकों को वर्ग और उपवर्ग में बांट सकते हैं। सारणियन में शीर्षक और उपशीर्षक में उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं आप। वर्गीकरण में जो समंक व्युत्पन्न होते हैं, जैसे प्रतिशत, अनुपात आदि का प्रयोग नहीं होता, लेकिन सारणियन में उसके प्रयोग से आप तुलना करना आसान हो जाता है आपके लिए। समझ में आया ना। वर्गीकरण में समंकों को उनके समान या असमान गुणों के आधार पर वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन सारणियन में उन तथ्यों को स्तंभ और पंक्तियों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। अब अच्छे से इसको रेडी कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। मेन पार्ट ऑफ टेबल की बात करें तो इसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे टाइटल देना पड़ता है आपको, कैप्शन लिखना पड़ता है, उपशीर्षक देना पड़ता है। मेन बॉडी ऑफ टेबल, सारणी का मुख्य भाग उसमें आपको बनाना पड़ता है। सोर्स ऑफ डाटा, कहाँ से आपने डेटा लिए हैं उसको लिखना पड़ता है आप लोग। फुट नोट भी बहुत ज़रूरी है, पाद टिप्पणी बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, फुट नोट किसी बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट करना होता है उसके, तो उसे नीचे फुट नोट के रूप में दिया जाता है। नोट लिखते हैं ना नीचे में हम लोग, ठीक है ना।
तो ऐसा फुट नोट लिख सकते हैं आप लोग। जैसे कोई प्रोडक्शन की बात करें तो ये इस वर्ष कम हुआ, इस वर्ष ज़्यादा हुआ, ऐसा फुट नोट लिख सकते हैं। स्टब्स लिखते हैं इसमें उस पंक्ति का शीर्षक, मतलब अलग अलग खाने बने हुए तो वहाँ पर शीर्षक डाल सकते हैं, फलाना मटेरियल के बारे में, ढिकाना मटेरियल के बारे में, एटसेट्रा। ठीक है ना। रेखांकन एवं स्थान छोड़ना, रूलिंग एंड स्पेसिंग। रूलिंग, रेखांकन और स्थान छोड़ना, ये भी सारणीयन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा काइंड्स ऑफ टेबल के बारे में बात करता हूँ, सारणी के प्रकार के बारे में बात करता हूँ। तो 3 भागों में इसको पहले बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कहने का मतलब उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर सारणी 2 प्रकार की बनाई जाती है। एक सामान्य उद्देश्य वाली सारणी होती है, एक विशेष उद्देश्य वाली सारणी होती है। मतलब क्या क्या, एक जनरल पर्पस वाली होती है, जनरल पर्पस वाली होती है, और एक स्पेसिफिक होती है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, मतलब बनावट के आधार पर बात करें, तो इसको भी 2 तरह से बनाते हैं। हम बनाते हैं सिंपल टेबल के रूप में बनाते हैं, सरल सारणी के रूप में बनाते हैं, और दूसरा कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल सारणी के रूप में इसको शो करते हैं। समझ में आया ना। नेक्स्ट आता है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात ये कहें कि मौलिकता के आधार पर। तो ये 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक होता है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल कह सकते हैं, ओरिजिनल टेबल कह सकते हैं, और दूसरा कहते हैं डेराइवेटिव, अर्थात व्युत्पन्न टेबल कह सकते हैं आप। तो ये हो गए इसके कुछ प्रकार जो आपको याद रखना है, एग्जाम में आया तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।